जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सबका साथियों आज के यानी 20 जनवरी 2021 और दिन बुधवार के एकमात्र संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में जो ग्रोथ फंड यूपीएससी के द्वारा प्रायोजित है। मैं ध्रुव जानी। आज हम दरअसल द हिंदू के एक चयनित लेख के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा महत्वपूर्ण है। प्लस जैसे हमें टाइटल दृश्यमान है, इंडिया नेपाल रिलेशंस इन ए न्यू ट्रांजिशन, यानी कि भारत व नेपाल के संबंधों को उजागर करता है। प्लस जो नए डेवलपमेंट्स हुए इंडिया नेपाल रिलेशन में, हालांकि इंडिया नेपाल रिलेशन तो वैदिक युग से है, मगर जो हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुए उसको यह एक्सप्लोर करता लेख है। प्लस जो नेपाल में जो आंतरिक रूप से थोड़े फेरफार हो रहे हैं उसको भी यहाँ लेख में हाईलाइट किया गया है। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा प्रबंध है, बहुत ही अच्छा लेख है। और अगर परीक्षा संबंधी इसका दृष्टिकोण देखें तो हमारे यह जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंडिया एंड इट्स नेबरहुड या इंडिया एंड इट्स जो है नेबरहुड रिलेशंस की बात करता है, उसके साथ संबंधी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। हाल ही में जैसे हमने अखबारों में देखा कि ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग इंडिया नेपाल के बीच में संपन्न हुई है। यह एक छठी बैठक थी। इसकी जो शुरुआत है यह पूरे मैकेनिज्म की, इंडिया व नेपाल के बीच में जो ज्वाइंट कमीशन है उसके मैकेनिज्म की शुरुआत 2014 से हुई थी। ठीक है, तो यह छठी बैठक थी और इस बैठक में भी कई सारे जो है सकारात्मक पहलू है जिसको यहाँ इस लेख में लेखक ने चर्चा करने का प्रयास किया है। साथ ही में हमें भी एक बहुत ही अहम विषय दे दिया है हमारे परीक्षा के अभ्यास के लिए, हमारी तैयारियों के लिए। यहाँ जैसे हम कवर देख सकते हैं, ऊपर इंडिया नेपाल के रिलेशन को सिंबलाइज करता यह दोनों का फ्लैग है और साथ ही में नीचे जो फोटोग्राफ है, ठीक है, यह फोटोग्राफ दरअसल यही रिसेंट मीटिंग की है जिसमें नेपाली विदेश मंत्री ने जो है भारत का दौरा किया था और इस पूरी बैठक में हिस्सा लिया था। साथ ही में हमारे यहाँ हमारी बाजू से हमारे विदेश मंत्री भी यह पूरी बैठक का हिस्सा रहे थे। ठीक है, मगर उनका जो फोटोग्राफ हो यहाँ लाना हमारे लिए शक्य नहीं था क्योंकि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं था। ठीक है, मगर ही ऑल्सो co-chaired द ज्वाइंट कमीशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, 6th ज्वाइंट कमीशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। बहुत ही अच्छा लेख है आज का, जैसे मैंने आपको बताया, और हमारी परीक्षा दृष्टि से भी थोड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हमारे नेबर्स के साथ हमारे हो रहे हैं। ऐसे नेबर जो एक हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल के साथ साथ गरीब भी है, गरीब के साथ छोटा भी है, मगर गलत रास्ते पर जो है चल रहा है, भटक गया है। ठीक है, तो ऐसे माहौल में भारत को दक्षता दिखानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रयत्न करने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भारत को ऐसी कोशिश करनी होगी कि नेपाल जो है वो फिर से जो है भारत के करीब आ जाए, एक सुखी, एक शांतिपूर्ण जीवन के करीब आ जाए। तो देखेंगे लेख की शुरुआत उसकी तस्वीर के साथ करेंगे। देखिए, यह पूरा लेख है, हेल्दी है। अतुल ठाकुर नामक यह राइटर है और ये राइटर एक कॉलमनिस्ट है, यानी कि आर्टिकल्स लिखते हैं बड़े बड़े अच्छे अखबारों में, और साथ ही में पॉलिसी प्रोफेशनल है, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर नीति घड़नी है तो वो जो है काफ़ी संशोधन के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यह पूरी बात हमें समझने का प्रयास किया है यह लेख के जरिए। देखेंगे इस लेख में हम लोग दो ही बिंदु पर चलेंगे। सबसे प्रथम लेख का निष्कर्ष देख लेंगे, बाद में लेख की महत्वपूर्ण बातें देख लेंगे, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण बातें ही इतनी है जो हमारे लिए जाननी जरूरी है। तो यहाँ हमें संशोधित तत्वों को जो है लेने का कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ा है, क्योंकि यह लेख अपने आप में ही एक संशोधन है, एक उत्तम कक्षा का प्रबंध है। देखते हैं लेख का निष्कर्ष। सबसे प्रथम तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत व नेपाल के बीच 6th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग एस्टैब्लिश हुई और न्यू दिल्ली स्थित यह बैठक मिली थी। और इस बैठक में नेपाल के
सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावाली, उन्होंने भी, ऑनरेबल प्रदीप ग्यावाली, उन्होंने भी यहाँ इस बैठक में हिस्सा लिया था। ठीक है, प्लस इस बैठक का जो समय है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट एज ए क्रिटिकल, क्योंकि आज नेपाल में एक राजकीय अस्थिरता का दौर चल रहा है। राजकीय अस्थिरता इतनी है कि धीरे धीरे अब वहाँ के लोगों ने ये जो नया संविधान लागू हुआ है उसके प्रति अविश्वास दिखाना, उसके प्रति जो है डिससेटिस्फेक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। ठीक है, प्लस हमने ये भी देखा कि दिसंबर में जो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, सीपीएन जिसे कहा जाता है, वो सीपीएन भी एक जो है एक विभाजित, अपने आप में ही एक विभाजित पक्ष है। उसमें भी जो है अंदर तरह तरह के गुट है। ठीक है, उसमें भी एकता नहीं है कुल मिलाकर। और जो फियास्को हुआ था दिसंबर में 2020 में, वो भी हमने देखा था। तो इसका जो समय है वो महत्वपूर्ण है। प्लस चीन की नीतियों का जो असर है नेपाल के ऊपर वो कैसा पड़ रहा है, ये भी यहाँ एनालाइज करना, ये भी यहाँ एग्जामिन करना ज़रूरी है। तो ये लेख में ये भी बात की गई है। ये लेख में कहा गया है कि भले ही चीन जो है वो अपनी आर्थिक ताकत से भले ही कितनी भी क्रांति कर ले, वहाँ कितना भी निवेश कर ले, कितना भी विकास कर ले, मगर वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो आप कह लीजिए वहाँ का जो जन समूह है, वो अब चीनी नीतियों से असंतुष्ट है। प्लस नेपाल को एक राष्ट्र के तौर पर भी लगने लगा है कि चीन उन लोगों का शोषण कर रहा है। तो यहाँ चीन की नीतियों का नेपाल पर असर, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और हमने अभी 2-4 दिन पहले ही अखबारों में देखा था, 2-4 दिन तो नहीं मगर 28 या आप कह लीजिए 29 और 30 दिसंबर के आसपास, कि कैसे है चाइना का जो डेलीगेशन है, टॉप टायर चाइनीज डेलीगेशन रिच्ड काठमांडू, नेपाल्स कैपिटल, फॉर डाइल्यूटिंग दिस पर्टिकुलर इंटरनल इश्यू। ठीक है, नेपाल का जो आंतरिक संघर्ष है, आंतरिक जो विप्लव है, वो विप्लव कह सकते हैं या एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, उसको फिर से शांत करने के लिए चाइना ने अपना डेलीगेशन भेजा है। और वो डेलीगेशन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह लीजिए, सीपीएन कह लीजिए, उससे बिलोंग करता है। उसको भेजा है कि आप ये जो पूरा मामला है उसको ठंडा करें, उसको शांत कीजिए। ठीक है, मगर नेपाल जो है वो अब धीरे धीरे समझ रहा है कि अल्टीमेटली हमारा तो शोषण ही हो रहा है। अल्टीमेटली चीन जो है वो आर्थिक रूप से हमें दबाकर हमारा कल्चर खत्म करना चाहता है, हमारी पहचान जो है वो खत्म करना चाहता है, और चीन कर भी रहा है। तिब्बत में उसने ऑलमोस्ट कर ही दिया है और नेपाल अभी बाकी है। और भारत में भी घुसने का प्रयास तो कर ही रहा है। एक बार घुसेगा सैन्य ताकतों से, नहीं तो आर्थिक ताकत से घुसेगा, फिर बाद में जो है मानसिक क्रांति करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा। रिवॉल्यूशन के साथ साथ फिर जो है सांस्कृतिक पतन करेगा, सांस्कृतिक पहचान का पतन करेगा। तो ये तो उसकी पुरानी मॉडल्स ऑपरेंडी रही है चीन की। ठीक है, तो यहाँ इस पहलू को भी यहाँ अच्छी तरीके से देखा गया है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष में हम लोग यह 3 पहलुओं के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। अब अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें, यानी कि हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल देखें, तो हम लोग शुरुआत करेंगे चीन की आक्रामक नीतियों से, जो वर्ष 2020 में दिखाई दी हमें। चीन की आक्रामक नीति, और यह नीति जो थी वो अभूतपूर्व थी। इसके पहले के समय में ऐसी आक्रामक जो नीतियां है या आक्रामकता है वो चीन ने नहीं अपनाई थी। और इसका ये भी कारण हो सकता है कि जैसे ही पूरा विश्व जो है वो इकोनॉमिक लॉकडाउन में आ गया, आर्थिक गतिविधियां जो है वो शांत हो गई, उत्पादन कार्य शांत हो गए, कम हो गए, तो इसकी वजह से वृद्धि में गिरावट आई, आर्थिक वृद्धि में। जैसे हमने आंकड़े भी देखे थे, हमारा ग्रोथ भी 2 तिमाहियों में माइनस में रहा था, 1 तिमाही में ज़्यादा माइनस में रहा था। तो एक कारण ये भी है कि इसका लाभ लेकर
चीन जो है वो अपनी आक्रामकता दिखा रहा है। और ये आक्रामकता चीन ने मुख्य रूप से दो जो है जगहों पर दिखाई, जिसमें से एक है भारत के सामने, और दूसरा पूरे दक्षिण एशिया के प्रदेश में, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, या आप कह लीजिए प्रदेश में। और इस आक्रामकता का उद्देश्य मात्र एक था, और वो था भारत का प्रभाव कम करना। चाहे वो नेपाल के ऊपर हो, चाहे वो साउथ एशियन जो रीजन है, पूरे रीजन उसमें हो, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, या चाहे वो पाकिस्तान में हो। सो दिस इज द पॉलिसी, दिस इज द प्राइम पॉलिसी ऑफ चाइना। और हमें तो मालूम ही है, ये तो सार्वजनिक है कि चीन की जो नीति है वो विस्तारवादी है, और ये आजकल की नहीं है, हजारों वर्षों से यह चली आ रही है। हजारों वर्षों से चीन जो है ये या चीनी सम्राट जो है वे इस नीति को इम्प्लीमेंट करते आए हैं। और जो वर्तमान वहाँ के राष्ट्र प्रमुख है शी जिनपिंग, वो दरअसल कन्फ्यूशियस के समय का जो चीन था उस चीन को फिर से प्रस्थापित करना चाहते हैं। वो अपने आप को भी कन्फ्यूशियस के बहुत ही जो है अच्छे शिष्य मानते हैं। हालांकि वो क्लेम नहीं करते, मगर उनके प्रभाव में ज़रूर है। उनका वांचन भी कन्फ्यूशियस लिटरेचर आधारित ज़्यादा है। हालांकि बहुत ही ब्रॉड रीडिंग है हमारे शी जिनपिंग का, और उनका जो थिंकिंग कैनवास है, ठीक है, यानी कि उनकी वैचारिक क्षमता वो भी बहुत ही बड़ी है, बहुत ही जो है विशाल है। ठीक है, तो ये व्यक्ति अपनी नीतियों से चीन का जो विस्तार है वो बड़ा करना चाहता है, और इस विस्तार के लिए पहले तो चीन को अपने भारत जैसे बड़े सक्षम दुश्मनों को खत्म करना होगा, उनके प्रभाव को खत्म करना होगा। तो यही चाल चीन जो है वो चल रहा है। प्लस ऐसे नेपाल जैसे देशों में कि जो कॉमन बॉर्डर शेयर करते हो, ठीक है, नेपाल जो है वो भारत के साथ भी जुड़ा हुआ है, चीन के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे देशों में चीन एक मनोवैज्ञानिक क्रांति कर रहा है, जिसका जिक्र मैंने इस प्लेटफॉर्म से कई बार किया है, और कई वर्षों से यह चीन जो है वो करता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। प्लस ये जो चीनी नीति रहती है ये मोहक रहती है, किसी भी देश के तरफी जो नीति होती है वो मोहक रहती है, मगर उसका जो स्वभाव है वो आक्रामक होता है। लगती मोहक है मगर होती आक्रामक है। तो यहाँ मैं लिखना चाहूँगा, चीनी नीति मोहक मगर आक्रामक। चीन भूभौगोलिक रूप से आर्थिक रूप से वो इंफ्रास्ट्रक्चरल रूप से आक्रमण करता है किसी भी देश में अपनी आर्थिक ताकत से निवेश करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीस का इन्वेस्टमेंट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, सड़कें, गाड़ियाँ, बैंकिंग, आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, कोई भी चीज़ हो, इंटरनेट पेनिट्रेशन, कोई भी चीज़ हो, चीन जो है वो भरपूर निवेश करता है, वहाँ की जनमानस के ऊपर एक प्रकार का जो है प्रभाव डालता है, उनका विश्वास संपादित करता है। बाद में धीरे धीरे जो अपनी नीतियाँ हैं वो बदलता है, फिर ये मोहक नीतियाँ आक्रामक स्वरूप लेती है। और इस बात का अंदेशा नेपाल को आ गया है। इस बात से नेपाल जो है वो अब समझ रहा है धीरे धीरे कि यस, अल्टीमेटली तो ये लॉस जो है वो चाइना के विरोधी देश का ही होगा। जब द्विपक्षीय बात आएगी, चीन के सामने किसी और देश की बात आएगी, कोई भी देश हो, उसमें घाटा जो है वो सामने वाले देश को ही रहेगा, और वो देने वाला चीन ही होगा।
एक रीत से नहीं तो दूसरी रीत से, दूसरी नहीं तो तीसरी रीत से। तो अब ये नेपाल धीरे धीरे समझ रहा है, और भारत के लिए भी ये अच्छा भी है कि ये समझे, क्योंकि भारत किसी भी प्रकार की आवश्यकता में भारत खड़ा रहेगा। भारत की जो नीति है, भारत के जो एथिक्स है, जो वैल्यूज़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। मगर चीन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। चीन में तो मात्र और मात्र विस्तारवाद की ही भावना है या एक्सपेंशनिज्म की ही भावना है। तो चीन से डरना किसी भी देश के लिए अनिवार्य है, तो नेपाल को भी डरना चाहिए। नेपाल एक तो अगर नक्शे में देखे, ठीक है, तो किसी रात चीन निकल गया तो सुबह को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि यह चीन जो है वो रात को निकल गया नेपाल को, इतना सा है चीन की तुलना में। तो यहाँ खास बात यह है कि नेपाल को ऐसे नहीं दिखाई देने वाले राक्षसों से बचना चाहिए, उनके जाल से। यह एक प्रकार की हनी ट्रैप है। यहाँ जो हमने मोहक का जिक्र किया, यह एक प्रकार की हनी ट्रैप है। यह ऐसी हनी ट्रैप है जिसे आमतौर पर जो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले होते हैं, वे सरकारी जो अमलदार होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको पकड़ने के लिए ये बिछाते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार की हनी ट्रैप है चीन की। कोई भी देश हो, यह आज नेपाल मुख्य में है, मगर कोई भी देश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, चीन किसी को भी नहीं छोड़ता। और जो भारत का पड़ोसी है, उसको लेके चीन की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल अलग है। उनको लेके चीन की नीतियां जो है वो कुछ ऐसी है कि चीन ऐसा सोचता होगा, दिस इज माई पर्सनल व्यू, चीन ऐसा सोचता होगा कि युद्ध के समय में हम इन सब राष्ट्रों की धरती के ऊपर से भारत को दबा सके। उसको लक्ष्य में रख के ही चीन जो है वो अपनी विदेश नीति घड़ता है, जो भारत के पड़ोसी हो। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा निजी मानना है। प्लस नेपाल में आज की जो साम्यवादी सरकार है, जो सत्तारूढ़ है, उसको लाने में भी चीन का अहम जो है रोल है। चीन ने सक्रिय भूमिका निभाई नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित करने के लिए। चीन ने फंड भी दिए, चीन ने सब कुछ किया जो करने योग्य हो, चीन ने सब कुछ किया। ठीक है, तो ये भी एक बात है। तो ये बात हुई चीन की नीतियों की। अब अगर आगे देखें, अगर हम नेपाल की बात करें, तो नेपाल में भी हमने देखा कि जो वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो वर्तमान सत्तारूढ़ है, वर्तमान जिसकी सत्ता स्थापित हुई है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। तो उसमें भी विभाजन हो गया है। जब हमने दिसंबर 2020 में देखा कि कैसे नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उसको डिसॉल्व कर दिया, यानी कि पूरा सदन ही डिसॉल्व कर दिया, और नया इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस की घोषणा करवा दी प्रेसिडेंट से। वहां के जो प्रेसिडेंट, जो कि भंडेरी है। इस निर्णय में यही पक्ष के कुछ सदस्य जो थे वे विरोध में थे। उसमें से कुछ ने तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल गिनाया। कहा कि भाई ये तो एक प्रकार की असंवैधानिक बात है। आप समय के पहले किसी भी कारण को पेश किए बिना आप ऐसे फ्रेश इलेक्शंस जो है इसको डिसॉल्व करके, लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करके आप नहीं घोषित कर सकते हैं। ठीक है, और इसी मुद्दे को हल करने के लिए, जैसे हमने बात की, चाइना ने एक टॉप टायर डेलीगेशन भेजा है, जो कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा नेता है, उसको भेजा है, साथ में उनके कुछ सहयोगी के साथ, कि भाई आप मामला जो है वो थोड़ा सुलझाओ, क्योंकि चीन के लिए जरूरी है कि ये सत्ता में रहे, तभी वो अपनी जो मनमानी है वो कर सकता है, तभी वो नेपाल को भारत के विरुद्ध भड़का सकता है,
तभी वो नेपाल के पास भारत विरोधी नीतियों को इम्प्लीमेंट करवा सकता है। जैसे हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था, थोड़े महीनों पहले, कि यह प्रधानमंत्री ने नेपाल का एक नया नक्शा जो है वो सदन में से, अपने संसद में से पास करवा लिया और लागू भी कर दिया। ठीक है, जिसमें भारत के कुछ जो हिस्से थे वो नेपाल में दिखाए गए थे। जो काला पानी डिस्प्यूट, जो फेमस डिस्प्यूट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चीन फायदे में रहेगा अगर नेपाल में कम्युनिस्ट शासन हो, मगर अब नेपाल जो है वो एक अलग रुख पकड़ रहा है। नेपाल को इस शासन से, वर्तमान शासन से संतोष नहीं है। जो वर्तमान फेरफार हुए, जो नया संविधान लागू हुआ, उससे नेपाल की जनता जो है वो खुश नहीं है। नेपाल को अपनी ट्रेडिशनल मोनर्की चाहिए, अपनी कल्चरल मोनर्की चाहिए, जो उन लोगों को एक शांतिपूर्ण, एक सुखी जीवन दे सकती है। ठीक है, तो वहाँ एक प्रो मोनर्की भावना की जो है, भावना के विकास को भी एक प्रकार की गति मिली है। प्रो मोनर्किक प्रोटेस्ट आर गेनिंग मोमेंटम इन नेपाल। ठीक है, तो कुल मिलाकर नेपाल में एक प्रकार की राजकीय अस्थिरता चल रही है। यह दौर जो है वो राजकीय अस्थिरता का है, और इसी अस्थिरता के बीच में जो नेपाली विदेश मंत्री है प्रदीप कुमार ग्यावाली, उन्होंने भारत का दौरा किया, छठी बैठक में हिस्सा लिया। तो ये एक अपने आप में अच्छी बात है। अब हमें देखना है कि यह बैठक जो है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें रही, इसके क्या डेवलपमेंट्स रहे, क्योंकि यह बैठक जैसे हमने आगे ही देखा कि कैसा क्रिटिकल समय में मिली है। आज का जो समय है वो क्रिटिकल है, भारत नेपाल संबंधों के बीच में भी क्रिटिकल है, और अपने अपने परिप्रेक्ष्य में भी जो है ये क्रिटिकल है, क्योंकि पैंडेमिक आ गया है जिसने पूरे विश्व का जो कोर्स है वो चेंज कर दिया है, पूरा जो डायमेंशन है वो बदल कर रख दिया है। तो सभी प्रकार से यह एक क्रिटिकल समय है, क्रूशियल समय है। तो इस समय पर ऐसी सकारात्मक मीटिंग्स जो है वे दोनों देशों को बूस्ट करेगी, दोनों देशों के संबंधों को बूस्ट करेगी, सकारात्मकता लाएगी। ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम मुद्दा हम लोग वही दे सकते हैं, सकारात्मकता लाएगी, यानी कि इट विल बूस्ट कॉन्फिडेंस। दोनों देशों के संबंधों के बीच में एक आत्मविश्वास जगाएगी, जो कि पिछले कुछ वर्षों में जो इंटरेक्शन है वे भी कम हुए हैं, और दोनों में जो निकटता है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि यह पोस्ट पैंडेमिक का एरा है। पोस्ट पैंडेमिक के एरा में जो सारे गणित थे वे बदल गए हैं, राष्ट्रों की जो स्थिति थी वो बदल गई है। अब चीन को पूरी दुनिया जो है वो एक आप कह लीजिए एक शैतान के रूप में, या एक अनिच्छनीय जो है एक पर्सनालिटी के रूप में देख रही है। ठीक है, तो चीन की ताकत में भी गिरावट आई है। तो ये भी एक यहाँ कारक कह सकते हैं हम लोग। पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड प्लस जैसे भारत नेपाल के साथ अब काम करेगा, क्लोज कोऑपरेशन देगा, कि भारत ने जो नेपाल का प्रपोजल था वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी लिस्ट में नेपाल ने कहा भारत को कि भाई आप हमको आपके प्रायोरिटी लिस्ट में रखो वैक्सीनेशन की, तो भारत ने यह मान्य रखा। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। इंडियाज अफर्मेशन to Nepal's demand, Nepal's वैक्सीन डिमांड। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, सकारात्मक बात है। और साथ ही में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, या आप कह लीजिए डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो दिस विल बी द टोटल आउटकम। हम इसे टोटल आउटकम भी गिन सकते हैं कि यह बैठक में, छठी बैठक में कुल मिलाकर इतनी सकारात्मक बातें जो है वो उसके ऊपर जो है वो चर्चा हुई, या इस बैठक के हिसाब से ये कुछ सकारात्मक बातें जो है वो हमारे सामने आई। इस बैठक ने
भारत नेपाल के बीच में एक नए जो एक युग की शुरुआत की हम कह सकते हैं। ठीक है, यह जो छठी बैठक थी, यह छठी बैठक जैसे मैंने आपको बताया कि यह जॉइंट कमीशन का जो मैकेनिज्म था जो 2014 में इनिशिएट हुआ था, एंड इट वाज द देन लेट सुषमा स्वराज। She initiated this particular mechanism and it was resumed by her after 23 years. थोड़े वर्षों के पहले, यानी कि थोड़े दशकों से पहले हम लोग ऐसे सहयोग जो है वे साझा करते थे नेपाल के साथ, मगर फिर एक डाउनफॉल आया दोनों के संबंध में। तो यहाँ जो है ये बैठक जो मिलनी है द्विपक्षीय संबंधों को अच्छे बनाने के लिए वो बंद हो गई। ठीक है, फिर बाद में सुषमा स्वराज ने इनिशिएट किया इन द ईयर 2014 व्हेन शी वाज फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, तो ये 6 वर्ष पहले शुरू होने वाला जो मैकेनिज्म है वो अब हमें आगे जाके फल दे सकता है, जिसकी शुरुआत हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक बात हुई। प्लस पोस्ट पैंडेमिक मैनेजमेंट में भी भारत और नेपाल क्लोजली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्लोजली कोऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही में डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, जिसमें हम लोग फर्दर कुछ प्रोजेक्ट्स को देखने वाले हैं, जिसके ऊपर इस छठी बैठक में दोनों पक्षों के बीच में चर्चा हुई। जिस प्रोजेक्ट को पूर्ण बनाने के लिए, जिस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने की, या आप कह लीजिए उसको डेवलप करने की जो बातें हुई, उसको हम लोग यहाँ इस तीसरे चरण के तहत देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस बिंदु में हम लोग 3-4 मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम रहेगी कनेक्टिविटी, दूसरी रहेगी सिक्योरिटी, दूसरा बिंदु आई मीन, फिर तीसरा बिंदु रहेगा अदर प्रोजेक्ट्स। अदर प्रोजेक्ट्स में हमें 2-3 चीजें देखनी है जो हम लोग बाद में उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, मगर मुख्य 3 बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। कनेक्टिविटी में भी 2 बातें हैं। सर्वप्रथम रहेगी पाइपलाइन, और जो दूसरा बिंदु है वो रहेगा रेलवे। सर्वप्रथम हम लोग भारत वो नेपाल के पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे, जो प्रपोज्ड हो, जो डेवलपमेंट के फाइनल फेजेस में हो। साथ ही में रेलवे लाइंस की भी बात करेंगे, जो कि एक अच्छे प्रकार की कनेक्टिविटी हो सकती है। प्लस सिक्योरिटी, यहाँ सिक्योरिटी के साथ हम लोग ट्रेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो मुद्दा दरअसल इन दोनों को साथ में लेकर चलेगा, इन दोनों के लिए जो सकारात्मक है, फायदेमंद है। और साथ ही में अदर प्रोजेक्ट्स में हम लोग एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट 1, 2 और 3, यानी कि इन दोनों में से एक जो है वो है पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, और एक जो है वो है बंदरखल गार्डन प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग आगे विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। बंदरखल गार्डन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके तहत अगर हम लोग कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें सर्वप्रथम रहेगी पाइपलाइन। पाइपलाइन में सबसे प्रथम मोतीहारी आमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, मोतीहारी से लेकर, जो कि बिहार में आया हुआ हमारा भारतीय प्रदेश है, वहां से लेकर सरहद पार होकर नेपाल में आमलेखगंज तक यह जो पाइपलाइन है, और आमलेखगंज से भी यह चितवान तक यह जाने वाली है, पहुंचेगी। तो मोतीहारी से चितवान वाया आमलेखगंज कह सकते हैं। चितवान भी नेपाल में एक जगह का नाम है और आमलेखगंज भी एक नेपाली जगह है। प्लस दूसरी नई पाइपलाइन भी जो है एस्टेब्लिश होने वाली है, जो कि भारत के वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से झापा नेपाल तक जाएगी। ठीक है, तो यह एक प्रदेश है नेपाल का, जो कि ईस्टर्न नेपाल में स्थित है। उसके बाद अगर रेलवे लाइंस की बात करें तो सर्वप्रथम पैसेंजर रेलवे लाइन नेपाल और भारत के बीच में सर्वप्रथम जयनगर बिहार से कुर्था वाया जनकपुर। कुर्था यह एक कस्बा है नेपाल में, जो कि जनकपुर सिटी का भाग है।
ठीक है, जनकपुर एक सब मेट्रोपॉलिटन एरिया है नेपाल में, और इसका अगर डिस्ट्रिक्ट देखें तो दानसुरा डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है जनकपुर। उसका एक कस्बा है कुर्था, तो वहां तक हमारी ट्रेन जाएगी जो कि जयनगर बिहार से निकलेगी, कुर्था तक जाएगी जनकपुर होते हुए। और आखिरी में जो एक ट्रेन है वो है रक्सौल से काठमांडू। रक्सौल एक हमारी बिहार की जगह है, बिहार स्थित, और ईस्ट चंपारणीय जिले में स्थित है। वहाँ से काठमांडू तक ब्रॉड गेज लाइन, यानी कि अच्छी गति रहेगी और यात्रा जो है वो सरल रहेगी। तो ये भी एक प्रस्तापित है, ये भी एक प्रपोज्ड लाइन है। प्लस यह जो ज्वाइंट कमीशन की बैठक थी, उन्होंने किसी एक बात पर अगर जो थोड़ा ज़्यादा बल दिया हो तो वो बात थी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। यह ज्वाइंट कमीशन ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि व्यापार में और लोगों के आवन जावन में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, उसको बूस्ट करने का प्रयास किया, उसको प्रमोट करने का प्रयास किया, ताकि ट्रेड की वजह से नेपाल में भी जो है आर्थिक परिस्थिति सुधरे, जो कि यहाँ बहुत बेहद खराब रहती है आमतौर पर। और अगर पीपल आएंगे, व्यक्ति आएंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा भारत से। तो दोनों ही परिस्थिति में नेपाल के लिए तो विन विन सिचुएशन ही है, उसको तो ना बोलनी नहीं चाहिए। मगर जैसे हमने शुरुआत में ही बात की कि नेपाल जो है वो कुछ समय से रास्ता भटक गया था, तो इसी वजह से उन्होंने भारत के साथ जो निकटता थी उससे दूर जाने का विकल्प जो है उसको पसंद किया। ठीक है, और इसी के तहत कुछ डाउनफॉल्स आए थे, हालांकि वो आज के मेरे जो है चर्चा का विषय नहीं है, मगर यह कहना यहाँ उचित रहेगा। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल के ऊपर यह ज्वाइंट कमीशन ने भार दिया, बल दिया, ज्वाइंट कमीशन। फिर अगर यह दूसरा मुद्दा देखें, यानी कि सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी में भी एक अहम बात आती है जिसमें इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात आती है, जिसे संक्षिप्त में आईसीपी कहते हैं। आईसीपी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, मतलब कि यहां दोनों ही सैनिक मौजूद होंगे, नेपाल के भी मौजूद होंगे और भारत के भी मौजूद होंगे। दोनों के सहयोग से ही यह चेक पोस्ट ऑपरेशन कर पाएगी, इसका ऑपरेशन चलेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, दोनों के संबंधों को सुमेल करने के लिए, फिर से जो है मधुर करने के लिए ये एक अच्छी बात है। और इसी के तहत 2 आईसीपी एस्टेब्लिश भी हो गई है, जिसका नाम एक है बिरगुंज स्थित आईसीपी है, और दूसरी जो है वो है बिरतनगर स्थित। प्लस यहाँ और 2 आईसीपी की भी बात यहाँ की गई है इस ज्वाइंट कमीशन में, हमारे अलग अलग राष्ट्रों के, दोनों राष्ट्रों के प्रमुखों के द्वारा, या राष्ट्र प्रमुख तो नहीं कह सकते, मगर दोनों राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा, जिसमें सर्वप्रथम जो है वो है नेपालगंज, जहाँ कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और साथ ही में भैरवा नामक एक जगह है, वहाँ भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित करने का जो है प्रपोजल दिया गया है, और उसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये बात थी सिक्योरिटी व ट्रेड की, कि जो सिक्योरिटी को भी बूस्ट करेगा, इलीगल जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है उसको सीज करेगा, प्लस ट्रेड को बूस्ट करेगा, मूवमेंट ऑफ पीपल को, लीगल मूवमेंट ऑफ पीपल को भी बूस्ट करेगा। उसके बाद अगर थर्ड प्रोजेक्ट की बात करें, तो थर्ड प्रोजेक्ट में जैसे हमने देखा कि सर्वप्रथम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, तो यह पंचेश्वरम हाइडल प्रोजेक्ट या हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट कह लीजिए। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि प्रपोज्ड है, मगर इस बैठक से इसको भी गति मिल सकती है, इस प्रपोजल को भी, इसके ऊपर जो कार्य है वो किसी भी समय शुरू हो सकता है, जो दोनों देशों को फायदा कर सकती है। प्लस लेखक ने यहाँ 2 कल्चरल
प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया जो कि भारत के द्वारा चलाए जा रहे हैं नेपाल में, जिसमें से सर्वप्रथम मैंने यहाँ उल्लेख किया था पशुपति रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, और दूसरा जो है वो है बंदरखल गार्डन रेस्टोरेशन, यानी कि इसका पुनर्निर्माण या आप कह लीजिए रिनोवेशन। ठीक है, तो ये कल्चरल दो प्रोजेक्ट है जो नेपाल के कल्चर को, नेपाल की संस्कृति कहना उचित रहेगा, को जीवित रखेंगे, जो आज समय की अनिवार्यता है। क्योंकि नेपाल का कल्चर एक तो उन लोगों की पॉपुलेशन की वजह से, उन लोगों की साइज की वजह से, उन लोगों के विश्व के ऊपर प्रभाव की वजह से, जो कि सब बहुत ही कम है। ठीक है, इस वजह से नेपाल की जो पहचान है वो भी खत्म हो रही है, और साथ ही में पिछले कुछ वर्षों से चीन का प्रभाव नेपाल के ऊपर इतनी बुरी तरह से पड़ गया है कि अब उनकी पहचान खतरे में है। चीन ने तो यहाँ तक के फेरफार करवाया कि नेपाल की जो ट्रेडिशनल पहचान है वो ही अपने आप में खत्म हो जाए। नेपाल की जो हिंदू राष्ट्र की पहचान है वो ही करने की योजना चीन ने बनाई है। ठीक है, तो ये सब बात है, मगर धीरे धीरे जैसे हमने जिक्र किया यहाँ कि नेपाल अब धीरे धीरे समझ रहा है। प्लस एक सकारात्मक बात यहाँ ये भी है, अपार्ट फ्रॉम दिस डेवलपमेंटल या सिक्योरिटी एंड ट्रेड या कनेक्टिविटी, कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिले, इसके लिए नेपाल ने सार्वजनिक रूप से जो है अपील की है, सार्वजनिक रूप से बिड लगाई है। तो ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है। ये भारत के स्थान को अच्छा बनाएगा, भारत की परिस्थिति को अच्छा बनाएगा। प्लस इस जॉइंट कमीशन की जो अगली बैठक रहेगी वो भी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यहाँ जो प्रपोजल्स हुए हैं इज लाइक हाइड्रो प्रोजेक्ट, या हमने जो सबसे आखिरी का जो रेल प्रोजेक्ट देखा था जो कि बिहार के राक्सुल से नेपाल तक जाता था, तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है जो कि प्रपोज्ड हमने एक पाइपलाइन देखी थी, प्लस एक प्रपोज्ड हमने आईसीपी भी देखी थी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को मोमेंटम मिलेगा, अच्छा मोमेंटम मिलेगा, जो कि दोनों संबंधों के लिए, दोनों देशों के संबंधों के लिए अच्छे है। उसके साथ यहाँ एक बात भी हमें देखनी है कि नेपाल की परिस्थिति में, नेपाल की राजकीय परिस्थिति में फिर से थोड़े थोड़े फेरफार जो है वह शुरू हुए हैं। हमें सबको मालूम है कि नेपाल एक नवजात लोकतंत्र है। ठीक है, और इस नवजात लोकतंत्र को चाइना जो है उसका विनाश कर रहा है अपनी आक्रामक नीतियों से, और इसी की वजह से नेपाल की नीतियों में भी अब धीरे धीरे फेरफार होना शुरू हुए हैं, जिसके कुछ कारक है जो हमें यहाँ देखने हैं। हम लोग उसको ब्रीफली देख लेते हैं। नेपाल की विदेश नीति में फेरफार। के कारक या उसके रीजंस। सबसे प्रथम, नेपाल की जनता असंतुष्ट, क्योंकि नया संविधान लागू हुआ। संविधान की वजह से लोकतंत्र का प्रवेश हुआ, साथ ही में जो राजाशाही थी वो एक अतीत बन गई। जो वहां की परंपरागत पहचान थी, परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल। लोकशाही का प्रवेश हुआ, लोकशाही के साथ सत्ता में केंद्रीकरण हुआ। सत्ता में केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। इसी सत्ता के केंद्रीकरण की वजह से नेपाल की जनता संतुष्ट है, क्योंकि यह सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग, जिसका अच्छा एग्जांपल हमने
थोड़े ही दिनों पहले देख लिया नेपाल की राजनीति में वहाँ या वहाँ के पॉलिटिक्स में। अब दूसरा मुद्दा देखें तो वो है राष्ट्रपति की सत्ता का दुरुपयोग, क्योंकि राष्ट्रपति अल्टीमेटली होता प्रधानमंत्री के हाथों में ही है, प्रधानमंत्री की जेब में होता है। भारत का भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जेब में ही होता है, इसलिए तो जो ऑर्डिनेंस होते हैं वे केंद्र सरकार फट से लागू करवा देती है, क्योंकि उसे प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह यहाँ भी राष्ट्रपति के हाथों जो वहाँ का नेतृत्व है, जो वहाँ का डिफेक्टो नेतृत्व उसे कहना उचित रहेगा, वो नेतृत्व इस सत्ता का दुरुपयोग करवाता है। तो ये भी एक नेपाल की प्रजा के डिससेटिस्फेक्शन का कारण है। ठीक है, और साथ ही में जो तीसरा कारण है वो है बढ़ता भ्रष्टाचार। बढ़ता भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, राइजिंग करप्शन, क्योंकि असमानता है, अस्थिरता है, तो ये बात तो स्वाभाविक है। भारत में इतनी स्थिरता है फिर भी यहाँ भी भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो नेपाल तो इतना छोटा देश है, इतना अराजकतापूर्ण देश है, तो वहाँ तो होना स्वाभाविक सी बात है। प्लस जैसे हमने शुरुआत में ही बोला कि नेपाल में अब प्रो मोनर्किक जो डेमोन्स्ट्रेशंस है, जो एजिटेशंस है, वो शुरू हो गए हैं। ठीक है, जिसकी शुरुआत ईस्टर्न नेपाल के झापा से हुई थी, वो भी हमने देखा। नेपाल की प्रजा को यह जो भेंट मिली है, यह नए संविधान की, वो भेंट काफ़ी नहीं है। उन लोगों को अपना जो परंपरागत जो सांस्कृतिक राजतंत्र था, जो राजपीठ थी, वो उन लोगों को वापस देनी चाहिए, वो वहाँ फिर से प्रस्थापित होनी चाहिए। और साथ ही में यह जो ओली भंडारी का जो खेल है, यानी कि प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति का, ये खेल भी उनकी प्रजा के लिए बहुत ही बिनफायदा कारक है, तो ये खेल भी बंद होना चाहिए। क्योंकि फिर से नेपाल में अब शक्ति नहीं है कि वो फिर से एक राजकीय अस्थिरता में उतरे और फिर से वहाँ एक अराजकतापूर्ण माहौल हो, फिर से एक एनर्किक स्टेट बन जाए। तो इसी की वजह से बेटर यही होगा कि धीरे धीरे नेपाल में फिर से जो सत्ता है, सत्ता का जो स्वभाव है, उसमें परिवर्तन हो, फिर से उन लोगों को अपनी जो ट्रेडिशनल मोनर्की है वो उन लोगों को वापस मिले, फिर से नेपाल अपने कल्चर के साथ शांतिमयी सुखमय रूप से अपना जीवन व्यतीत करे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने इस पूरे लेख में कई सारी बातें देखी, नेपाल व भारत के संबंधों के जो नए डेवलपमेंट है फर्दर अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो दोनों देशों के बीचों का जो एक मोरल इश्यू हो, या चाहे वो एक प्रकार की डिप्लोमेसी हो। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि नेपाल को अब धीरे धीरे वहाँ आंतरिक सत्ता जो फेरफार है, सत्ता सुधार जो है, वो तो करने अनिवार्य है, वो नेपाल का एक आंतरिक प्रश्न है, उसमें हम लोग मात्र सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। मगर जो नेपाल, इंडिया और चाइना का जो नेक्सस है, ट्राई नेक्सस है, उसमें हमारी जो भूमिका है वो सक्रिय रहनी चाहिए। हमें नेपाल को अपनी तरफ खींचना होगा, वो नेपाल के हित में भी है और हमारे हित में भी है और दोनों देशों के संयुक्त हित में भी है। ये बात नेपाल अब धीरे धीरे समझ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले अभ्यास व अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।